बच्चों, आज हम क्लास 8 इतिहास का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने से पहले पिछले लेसन के होमवर्क पर भी डिस्कस कर लेते हैं। लेसन 1 का होमवर्क था जिसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर आपको इस पाठ से लिखने थे। पहला प्रश्न था, सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने किस देश के व्यापारी आए? आंसर, सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने पुर्तगालवासी व्यापारी आए। सेकंड क्वेश्चन था, भारत यूरोप के मध्य पुराने व्यापारिक मार्ग कौन से थे? आंसर, भारत यूरोप के मध्य पुराने 3 व्यापारिक मार्ग थे। पहला, फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का समुद्री मार्ग। और तीसरा मध्य एशिया से मिस्र फिर यूरोप के लिए था। क्वेश्चन 3, भारतीय राजा एवं बादशाह यूरोपीय व्यापारियों को कुछ करों में छूट क्यों देते थे? आंसर, यूरोपीय व्यापारियों को कुछ करों में छूट देने के पीछे राजाओं के मन में आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा उनके राज्य का व्यापार खूब फलेगा फूलेगा तो आगे अधिक कर मिलेगा। क्वेश्चन 4, धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए किसकी स्थापना की? धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंकों की स्थापना की। क्वेश्चन 5, यूरोपीय भारतीय मसालों का प्रयोग किस लिए करते थे? यूरोपीय भारतीय मसालों का प्रयोग केवल स्वाद के लिए ही नहीं वरन मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, कोलंबस व वास्को डी गामा ने किन देशों की खोज की? आंसर, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आप इन बातों को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो पाठ से संबंधित अन्य जानकारियों हेतु आवश्यक हैं। नंबर 1, भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। नंबर 2, व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की साझेदारी। नंबर 3, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। नंबर 4, फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट है। यूरोपीय व्यापारी अपने एजेंट को भारतीय गांव-गांव में भेजकर सीधे कारीगरों से सस्ता माल खरीदने की कोशिश में लगे रहते थे। नेक्स्ट है, भारत से विदेशी व्यापारी कीमती धातु, सोना, चांदी व मसालों के अतिरिक्त अन्य कच्चा माल, कपास इत्यादि विदेश ले जाते थे। नेक्स्ट है, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिसूरा, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, सूरत, आगरा, अहमदाबाद, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाईं। अब लेसन 1 के इन महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखने के बाद हम क्लास 8 इतिहास के सेकेंड लेसन को स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अभी तक पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि अंग्रेज फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपना राज्य बनाने की क्यों सोचने लगे। सोचते सोचते उन्होंने किस तरह भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, ये कैसे हुआ और उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, इन्हें हम इस पाठ में जानेंगे।
18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति कम होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह के नियंत्रण का नाम केवल नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद भी देते थे। अब हम इसमें आए शब्द उपनिवेश के बारे में जानेंगे कि उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं। आइए हम इसे जानते हैं। उपनिवेश, जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अर्थात पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश अर्थात पहला देश उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश अर्थात दूसरा देश जिसे पहले देश का उपनिवेश बनाया जाता है, वो अवनति की ओर जाने लगता है। चलिए अब हम जानते हैं कि भारत को अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे। औद्योगिक क्रांति उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को कहते हैं। अब वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दामों में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहें। वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। इनमें से कुछ फसलें ऐसी थीं जिनको बोने से खेत काफ़ी दिनों के लिए भरे रहते थे और उन्हें खराब होने उन खेतों की मिट्टी की क्वालिटी भी खराब हो जाया करती थी। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए ही भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें भी बिछाना शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें भी खोदना चाहते थे। वह जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि रेल लाइनें बिछाने और रेल के डब्बे बनाने आदि में उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत अधिक से अधिक पड़ने वाली थी। और यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ दिए गए इस चित्र को देखकर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय बुनकर विदेशी कारखाने का मुकाबला नहीं कर पाए। कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लग जाता था और उसके कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती गई। अंग्रेज भारत में कपास की पैदावार को एकत्र करते थे और भारत से कच्चा माल इंग्लैंड को भेज दिया करते थे और इंग्लैंड के कारखाने में उस कच्चे माल से कपड़ा जल्दी और अधिक मात्रा में बन जाता था। फिर वो अंग्रेज एजेंट भारतीयों को महंगे दाम में कपड़े को बेचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील
आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाया करते थे। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने और ले जाने के इरादे से ही रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की हुई थी। इससे व्यापार में तेजी आई और दिन प्रतिदिन उनका मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में जो अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। बच्चों, आपकी समझ से मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? पैसों को घर में रखना, बैंक में जमा करना या सोना चांदी खरीदना अथवा उद्योग में लगाना, और क्यों, ये आप सोचिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही थी। यानी एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंग्लैंड की थी अर्थात अंग्रेज़ों की, और दूसरी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की थी। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगीं। अर्थात भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए दोनों कंपनियों में जो होड़ लगी हुई थी, इसके लिए उन्होंने अपनी अपनी सेनाओं को भारत में बुलाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले ने किया। भारत की राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, इन्होंने भारत में कैसे अपना सिक्का जमाने की खींचतान शुरू की। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में जरा भी नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगीं। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती, तो राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। इस प्रकार यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। यूरोपीय सेना का दबदबा इस कारण भी था क्योंकि उनके पास बेहतर नौसेना थी, तोपें थीं और बंदूकें थीं। यूरोपीय सैनिक नियमित परेड करते थे, ड्रिल करते थे और साथ साथ वे अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेनाओं का पलड़ा हमेशा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा और राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगीं। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उन्हें बहुत सा धन भेंट में देते थे और यह धन कंपनी के व्यापार के काम में आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भी भेंट स्वरूप ले लिया करती थी। कंपनी उस इलाके के गांव, शहरों से भी लगान वसूल किया करती थी। कंपनी उस इलाके के गांव और शहरों से लगान वसूल किया करती थी, जिससे मिला धन भी वह व्यापार में लगा दिया करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का भी खर्चा चलाने लगी। भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियाँ भी बनाईं, किलेबंदी की। भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, और अंत में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रहे। राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से क्या खतरा था? कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्च उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत अधिक बोझ पड़ने लगा। वे व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और सैनिक ताकत को किस प्रकार बढ़ने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत को रोकने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल और किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहा करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत के राजाओं से क्या फ़ायदा उठाना चाहती थी, इन्हें हम इस प्रकार पॉइंट आउट कर सकते हैं। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बताकर दे देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, पर उसके कर्मचारी और अफसर भी कम धनवान नहीं थे। वे भी माला माल होकर भारत से लौटते थे। कई व्यापारी और सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद भी किया करते थे और वे अपने माल को कंपनी का माल बताकर देने से बच जाते थे। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट और धोखाधड़ी भी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर ज़बरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश में लगी रहती थी, जिनके लिए वे एजेंट भेजा करती थी। इसके अलावा जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे, उन्हें उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश में अंग्रेज़ लगे रहते थे। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक ना लगाए, अर्थात केवल नाम का राजा रहे। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था और अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थीं। ये शाही फरमान नवाबों के द्वारा और बादशाहों के द्वारा अंग्रेज़ों को दी गई कुछ रियायतें थीं। साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तो उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया और इस प्रकार ये प्रतिबंध लगाना अंग्रेज़ों को रास नहीं आया। और जब इस घटना का समाचार चेन्नई पहुंचा तो क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा और उसने वहां पर पुनः अधिकार कर लिया। नवाब तथा अंग्रेज़ों के बीच अलीनगर की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु अंग्रेज अधिकारी क्लाइव इतने से ही संतुष्ट नहीं था। वो तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने नवाब के विरोधियों से साठगांठ करनी शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफ़र स्वयं को बंगाल का नवाब बनता देखना चाहता था। इसलिए वो विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में कई अन्य व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल हो गए जो कि भारतीय थे और इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। और फिर 1757 ईस्वी में विश्वविख्यात प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाओं के आमने सामने होने पर हुआ। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफ़र निष्क्रिय खड़ा रहा। मीर जाफ़र की निष्क्रियता को देखकर सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघाती होने का आभास हो गया और वो इस षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई और नवाब को अंततः बंदी बना लिया गया। मीर जाफ़र के पुत्र ने ही उसकी हत्या कर दी। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को उसके बदले में बहुत सा धन और जागीर भी दी। मीर जाफ़र खुद तो महत्वाकांक्षी था, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका।
जल्दी ही उसे यह अनुभव हो गया कि अंग्रेज़ उसे कठपुतली की तरह यूज़ कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया था। उससे धन वसूलते थे और इस तरह से उस नवाब का खजाना खाली होता जा रहा था और उस पर आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था। अंततः अंग्रेज़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने में वह असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण और उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में भी असंतोष व्याप्त हो गया और इस प्रकार नवाब की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। इसी बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज़ी सेना का खर्च चलाने के लिए मीर कासिम ने कुछ ज़िले अंग्रेज़ों को दिए। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और सेना में आवश्यक सुधार किए। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेज़ों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया और ऐसा करना अंग्रेज़ों को रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेज़ों की नीयत से पूर्णतः परिचित था। वह उनसे सावधान रहा करता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दी और उसकी किलेबंदी करनी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेज़ों ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया और उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो उठा और उसने फिर से अपनी सेनाओं को संगठित किया और अंग्रेज़ों से युद्ध करने की ठानी, किंतु वो अंग्रेज़ों से पराजित हुआ और भागकर अवध में शरण लेने के लिए विवश हो गया। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। अब हम देखेंगे 1764 ईस्वी में हुआ बक्सर का युद्ध। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेज़ों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेज़ों को ही मिली और मीर कासिम को पुनः युद्ध भूमि से भागना पड़ा और अंग्रेज़ों ने फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेज़ों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेज़ों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में और अधिक मजबूत कर दिए। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें थीं, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए और मुग़ल बादशाह के लिए 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेज़ों ने बांध दी। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले अवध के नवाब से लेकर मुग़ल बादशाह को दे दिए और अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब एवं क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा, इस शर्त को भी रखा। इसी प्रकार मीर जाफ़र पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उसके बाद उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई, वे नाम मात्र के शासक रह गए। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। अब हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। पहला था चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे कि
उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। दूसरा था व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए उन्हें मजबूर करना आदि। नेक्स्ट था बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना और इसके बदले में क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद ही शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लज्जतापूर्वक प्रयोग करते रहे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष इस तरह से खाली होता चला गया और राजकाज के लिए विकास कार्यों को करना उनके लिए मुश्किल होता गया। राज्य की सारी आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे। राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और न ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमज़ोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया। अर्थात अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति सफल होती गई। बच्चों, अभी आपने इतिहास का लेसन 2 पढ़ा, जिससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हें आप लिखते जाइएगा, मैं इन्हें बोल रही हूँ। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर में कई विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही विकल्प उसके सामने लिखना है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था? क्लाइव ने। सेकंड क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था। कौन था? उत्तर मीर कासिम। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको एक लाइन में लिखना है, एक या 2 लाइन में। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? उत्तर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में क्लाइव का विशेष योगदान था। अति लघु उत्तरीय में सेकंड क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग भारत में लगाती थी। हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेना के बीच हुआ था। लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। उत्तर, 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेज़ों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई,
बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में सेना क्यों रखी थी? उत्तर, भारत में व्यापार करने की होड़ में ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियां परस्पर इस कोशिश में रहती थीं कि एक दूसरे को भारत से खदेड़कर अपना एकाधिकार जमा लें। इसी कारण यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में सेना रखी। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं? उत्तर, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। नंबर 1, चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। सेकेंड, व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। थर्ड, बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय शासक को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अब हम देखेंगे गृह कार्य और प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आप लोगों को अपने गांव में ये पता करना है घर के गांव के बड़ों से कि आपके जनपद एवं आपके गांव की स्थापना कब और कैसे हुई। और गृह कार्य के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें ब्लैंक जगह दी हुई है। उन रिक्त स्थानों को, उन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, उनकी पूर्ति करना है इस पढ़े गए पाठ के आधार पर। और गृह कार्य के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें ब्लैंक जगह दी हुई है। उन रिक्त स्थानों को, उन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, उनकी पूर्ति करना है इस पढ़े गए पाठ के आधार पर।